नमस्कार दोस्तों, एस के स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राहुल हल्दर जी के द्वारा लिखित हिंदी कहानी जीवित मुर्दा वो बेताल, भाग 6। एक दिन शाम के वक्त शारदा उस मूर्ति को इधर उधर से देख रही थी। मनुष्य के शरीर पर ऐसे बकरे का सिर लगा हुआ, क्या यह किसी देवता की मूर्ति है? यह शिल्पकार ने अपने मन मुताबिक कुछ भी बना दिया। मूर्ति देखने में अच्छी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों वह मूर्ति शारदा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। शारदा यही सब सोच रही थी कि अचानक मूर्ति उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। तुरंत ही मूर्ति का सिर एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ चला गया। मूर्ति के शरीर वाले हिस्से के अंदर पीला कागज का टुकड़ा था। शारदा जल्दी से नीचे बैठ गई। अब उसने मूर्ति को उठाकर देखा तो वह अंदर से खोखली थी। शारदा ने उस पीले कागज के टुकड़े को बाहर निकाला, फिर मूर्ति के अलग किए हुए सिर को उसके धड़ पर लगाकर थोड़ा सा दबाते ही ठक की आवाज के साथ मूर्ति पहले जैसी बन गई। शारदा समझ गई, यह मूर्ति किसी छोटी डिब्बी की तरह बनाई गई है जिसमें मूर्ति का सिर ढक्कन है। कुछ भी हो, मूर्ति नहीं टूटी। यह देख शारदा का मन थोड़ा शांत हुआ। अब वह उस कागज को देखने लगी। पूरे कागज पर हल्दी लगी हुई है तथा लाल रंग से लिखा हुआ था, सिंह के उत्तर जड़ की गहराई में। शारदा को इस बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन यह किसने लिखा है वह जानती है। ऐसी लिखावट मुखिया जगन्नाथ सिन्हा की है। उस पूरी रात शारदा लिखी हुई बात का अर्थ क्या है, इस बारे में सोचती रही। जमींदार घर के बारे में मुझे जो कुछ भी पता है उस बारे में सोचती रही। सोचते हुए ना जाने कब वह सो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक सपना देखा। वह लालटेन हाथ में लेकर एक खिड़की पर खड़ी है तथा उस वक्त आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, केवल झिंगुर की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं। वह जिस खिड़की पर खड़ी है वहां से बाहर का छोटा बाग जैसा जंगल चांद की रोशनी के कारण साफ दिख रहा है। उसी रोशनी में शारदा ने देखा कि एक महिला पूरे बाग में इधर उधर घूम रही है। उस महिला की नजर नीचे जमीन पर है तथा सभी पेड़ के नीचे कुछ खोज रही है। अब वह महिला एक मोटे से पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई तथा कुछ दूर उस पेड़ के सामने खड़ी रहने के बाद उस महिला ने अचानक से खिड़की की तरफ देखा जहाँ पर शारदा खड़ी थी। बाग में खड़ी वह महिला हूबहू शारदा की जैसी थी। चांद की इस हल्की रोशनी में उस महिला का चेहरा और भी फीका लग रहा था। सुबह नींद से जागने के बाद शारदा कुछ देर बैठी रही। आज उसने जो सपना देखा उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा। उस सपने में कुछ इशारा था, आखिर क्या? अपने मन को स्थिर करके कुछ देर सोच विचार करने के बाद अचानक शारदा के दिमाग में बिजली चमकी। जमींदार घर का नाम याद आया। घर के अंदर जाते वक्त गेट के बाएं तरफ एक पत्थर के पट पर उसने यह नाम बहुत बार देखा है। वहां पर सिंह भवन लिखा है। धीरे धीरे शारदा के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। उसे याद आया, मुखिया साहब बोलते थे कि उत्तर दिशा की हवा मेरे शरीर व मन दोनों चंगा कर देती है। जिस खिड़की के पास मुखिया जगन्नाथ सिन्हा बैठकर आराम करते थे, शारदा सपने में उसी खिड़की पर खड़ी थी। आज सब कुछ उसके सामने साफ है, इसलिए वे जमींदार घर की ओर चल पड़ी। शारदा जानती है कि उसे कुछ तो मिलने वाला है। जमींदार घर के उत्तर की तरफ वाले बाग में एक बड़ा मोटा सा आम का पेड़ है। इस बारे में वह जानती थी, लेकिन अब उसे याद आया कि उस पेड़ की जड़ के पास एक खोखली जगह है, सिंह के उत्तर जड़ की गहराई में, अर्थात सिंह भवन के उत्तर उस आम के पेड़ की जड़ की खोखली जगह के अंदर मुखिया साहब ने अवश्य ही कुछ छुपा कर रखा है। कुछ देर बाद शारदा जमींदार घर के सामने पहुंच गई। पूरा घर सुनसान है, कहीं किसी की आवाज नहीं। पहले शारदा को थोड़ा डर लगा, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। इस रहस्य का समापन उसे करना ही होगा। कुछ देर जमींदार घर के सामने खड़ी रही, फिर बाग की तरफ गई। चारों तरफ झाड़ी और बड़े बड़े घास से भरा यह बाग था, लेकिन शारदा सीधे उस आम के पेड़ के सामने आकर खड़ी हो गई। उस पेड़ की जड़ के पास एक खोखली जगह है। शारदा ने डरते हुए उस खोखली जगह में अपने हाथ को डाला, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। शायद अंदर खोखली की गहराई ज्यादा थी। डरते हुए उसने और ज्यादा अपने हाथ को अंदर डाला,
तथा तुरंत ही अपने हाथ को झटके में बाहर निकाल लिया। उसके हाथों ने कुछ ठंडा सा स्पर्श किया था। पहले उसे लगा कि कोई सांप या कोई जंतु तो अंदर नहीं बैठा, इसलिए डंडे को खोखले में डालकर पहले कुछ देर देखा। नहीं, अंदर कोई जंतु या सांप जैसा कुछ नहीं था। शारदा ने हाथ डालकर उस ठंडी वस्तु को निकाला। वह एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। उसने एक बार चारों तरफ देखा, फिर उस लोहे के डिब्बे को आंचल से छुपाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते हुए उसने अनुभव किया कि यह लोहे का डिब्बा कुछ ज्यादा ही ठंडा है। घर पहुंचकर उस छोटे लोहे के डिब्बे को खोलते ही शारदा ने देखा उसमें एक कागज रखा हुआ है, जिसे मोड़कर लाल धागे द्वारा बांधा गया था। देखकर ही जाना जा सकता है कि इसमें कुछ विशेष है। पुराने समय में पोथी या लिपि लिखने के लिए जिस तरह की कागज का प्रयोग किया जाता था, यह ठीक उसी प्रकार का कागज है। उस कागज को देखकर ही समझा जा सकता था कि वह बहुत ही प्राचीन है। शारदा ने सावधानी से लाल धागे को खोलकर कागज को अपने सामने फैलाकर देखा, लेकिन वह उसमें लिखा कुछ भी शब्द समझ नहीं पाई। लिखावट और उसमें बिने कुछ चिन्हों को देखकर शारदा को पता चल गया कि इसमें बहुत ही मूल्यवान कुछ लिखा हुआ है। शारदा सही थी। उन पीले कागजों में कुछ विशेष पद्धति का उल्लेख था, जो कि भारतीय तंत्र शास्त्र व विदेशी काली जादू से प्रेरित था। असल में यह मुखिया जगन्नाथ सिन्हा के संग्रहालय की ही कोई वस्तु है, लेकिन बाद में उन्होंने जब तंत्र मंत्र के बारे में कुछ जाना, तब इस कागज में क्या लिखा है इस बारे में उन्हें पता चल चुका था, जिसके कारण उन्होंने इसे छुपाकर रखने का निर्णय किया। लेकिन उन्होंने एक तरफ से यह व्यवस्था कर दी थी कि अगर कोई तंत्र मंत्र के इस अंधेरे पथ पर बढ़ना चाहता है तो वह अवश्य ही इस विशेष कागज को खोज लेगा, जिसके फलस्वरूप अब यह शारदा के हाथ में है। इसके कुछ दिनों बाद शारदा कंधे पर एक पोटली और उसमें यही सब रखकर रातों रात गांव से बाहर निकल पड़ी। तंत्र साधना के प्रति आकर्षण और अलौकिक शक्ति को पाने की कोशिश में शारदा देश की विभिन्न जगहों पर घूमती रही। कई बड़े बड़े साधक व साधिकाओं से मिली तथा कई विद्याओं को सीख लिया। जहाँ भी वह गई उसे आदर और सम्मान मिला, केवल उस पीले कागज की वजह से। हालांकि कुछ लोगों ने उससे यह लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन चतुर बुद्धि और साहस की वजह से शारदा सभी परेशानियों से बाहर निकल गई। अंत में पश्चिम भारत के एक सिद्ध साधक के सानिध्य में आकर शारदा उस कागज में लिखी बातों का असल अर्थ जान सकी। कागज में कई सारे विभिन्न तंत्र साधनाओं के बारे में बताया गया है। इतने सालों में शारदा ने उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की है। अब केवल एक विशेष साधना बाकी है, जिसे करने पर वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन इस शक्ति को पाने का पथ इतना आसान नहीं है। लेकिन शारदा पीछे नहीं हटने वाली। कई सालों तक देश के इधर उधर घूमने के बाद अब फिर अपने राज्यों के गांव में लौट आई, क्योंकि इस पद्धति में लगने वाला सामान उसे यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुनसान शमशान में बैठ धुएं के गोले के अंदर जमील माजी को खाते उस भयानक शैतान को देखकर शारदा की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और होठ पर एक कुटिल हंसी देखने को मिली। इधर महोबा गांव में संजय के रहस्यमय मृत्यु के बाद गांव वालों में डर का माहौल है। हालांकि संजय के खराब व्यवहार की बात सभी जानते थे, लेकिन इसके ऊपर जमींदार के लड़के दिनेश का साथ रहने के बाद से वह और भी बिगड़ गया था। इसलिए उसके मौत से गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके सूखे हुए रक्तहीन शरीर के दृश्य को सोचकर गांव वाले कांप उठते। संजय की मृत्यु कैसे हुई थी, इस बारे में गांव वाले कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। इस घटना को 3 दिन हो गए हैं। दिनेश और उसके दोस्त अपने साथी को खोने का मातम खत्म कर फिर से नशे में डूब गए हैं। उधर जमींदार साहब की चिंता और बढ़ गई है। आजकल हमेशा गंभीर रहते हैं। दिनेश को घर से बाहर जाते देख कभी कभी उसे रोक कर कहते हैं, बेटा दिनेश, फिर कहाँ चले, आज क्या घर में ही नहीं रह सकते? लेकिन दिनेश अपने पिता की एक भी न सुनता और किसी भी तरह उन्हें चिंता करने में मजबूर कर देता। शायद दिनेश और उसके दोस्तों ने संजय की मौत को साधारण मौत समझ लिया था, लेकिन जमींदार रामनाथ जानते हैं कि उन्हें ही लक्ष्य बनाकर विपत्ति के दिन आने वाले हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।